अभी हमने जाना शांतत्व का समीकरण धारा रेखी प्रभाव। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक वेग होता है, इसे हम कहते हैं सीमांत वेग। सीमांत वेग किसी द्रव्य का एक सीमांत वेग होता है या एक सीमांत चाल होती है। अगर वह द्रव्य उससे अधिक चाल से चलता है तो ये हो जाता है प्रक्षुब्ध वेग। प्रक्षुब्ध वेग या प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो उसमें क्या होता है कि फिर द्रव्य के कण जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीक़ों से इस प्रकार गति करते हैं कि उनकी गति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। उनकी गति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम धारा रेखी प्रभाव में हमने जाना कि भाई एक सीमा है, जब तक कम से कम चाल या कम से कम वह वेग जिस पर वह चल सकता है धारा रेखी प्रभाव में एक वेग है। अगर हम उससे ज़्यादा वेग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रवाह हो जाएगा प्रक्षुब्ध प्रभाव या प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक, कैसे? जब कोई द्रव्य धारा रेखी प्रवाह में प्राप्त अधिकतम वेग से भी अधिक वेग से गति करता है तो प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। एवं धारा रेखी प्रवाह में अधिकतम वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ठीक, ये बात सिंपल हो गई। यानी अगर सीमांत वेग है, सीमांत वेग है, ठीक, सीमांत वेग से कम वेग, ठीक, तो कैसा प्रवाह होगा? प्रवाह होगा साहब धारा रेखी। यानी एक सीमांत वेग बनाएंगे, निर्धारित करेंगे, और सीमांत वेग से अधिक, अगर सीमांत वेग से अधिक वेग से चल रहा है कोई, तो कैसा होगा? प्रक्षुब्ध। ठीक, इसे कहते हैं टर्बुलेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस, प्रक्षुब्ध, टर्बुलेंस। ठीक, अब टर्बुलेंस स्ट्रीमिंग या टर्बुलेंस प्रभाव, ठीक, स्ट्रीम लाइन धारा रेखी। एक होता है बीच में लेमिनार, उसको भी बताएंगे लेमिनार, इनकी कितने टाइप के प्रवाह होते हैं। फ्लो एक्चुअली कितने टाइप का होता है, प्रवाह यानी फ्लो, बहना कितने टाइप का होता है, तो तीनों को बताएंगे। अभी तो ये क्लियर हुआ कि भाई एक ऐसा वेग जरूर होगा, उसके बाद अगर जाएगा तो प्रक्षुब्ध हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं कि जब कोई बहता हुआ द्रव्य तेज़ी से किसी चीज़ से टकरा जाता है यहाँ पे, तो ये इधर उधर को घूमने लगता है। देखो ऐसे यूँ घूमने लगता है। मान लीजिए कोई नदी बह रही है, उसके बीच में खंबा खड़ा हो, तो खंबे के चारों तरफ भंवर पैदा हो जाता है, भंवर। ठीक, तो कैसा प्रभाव हो जाता है? प्रक्षुब्ध प्रभाव। यानी भंवर जो होता है
ठीक, ये किसका उदाहरण है? ये प्रक्षुब्ध प्रभाव का उदाहरण है, प्रक्षुब्ध प्रवाह का उदाहरण है। ठीक, सरलता से पानी बह रहा हो, ठीक, तो वो किसका उदाहरण है? धारा रेखी प्रवाह का उदाहरण है। यानी धाराएं एक दूसरे को न काट रही हों, धाराएं एक दूसरे को न काटती हों, तो कैसा प्रवाह है? धारा रेखी। और अगर पानी के ऊपर, पानी धाराओं के ऊपर धाराएं घूम रही हों तो प्रक्षुब्ध प्रवाह, यानी टर्बुलेंस, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, तो कुल मिला के अब हम पहुंचेंगे इम्पॉर्टेंट बात पर, और जिसे हम कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत, जो कि हर हाल में 11वीं कक्षा में आना ही आना है पेपर के अंदर। अब उस पर बात करेंगे। बर्नौली का सिद्धांत। यानी बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली का सिद्धांत। एनसीईआरटी में जो ये पॉइंट है 10-4 नंबर का ये पॉइंट है, 10-4। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत को समझने से पहले या इसमें जो भी जानकारियां हैं उन्हें लेने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो यांत्रिक ऊर्जा है वह कितने प्रकार की है, क्योंकि यहाँ पर एक ऊर्जा ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करेगी, सर ये कहाँ से आ गया, ये कैसे गड़बड़ गया। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की, इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। मान लीजिए यांत्रिक ऊर्जा, इसका छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊंगा मैं। मान लीजिए कोई बल लगाकर किसी चीज को किसी आकृति में रखा गया है, कोई बल लगाकर किसी चीज को किसी आकृति में रखा गया है। इसे उदाहरण दे देता हूँ बिल्कुल स्पष्ट करके। मान लीजिए ये दीवारें हैं और यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, ऐसे यूं। तो स्प्रिंग को आकृति दी गई है, स्प्रिंग पर कोई बल लगा हुआ है। मान लीजिए हमने इधर से कोई बल लगा के स्प्रिंग को रखा हुआ है, सिंपल। तो इसमें स्प्रिंग में जो ऊर्जा है वह कैसी ऊर्जा है, उसे कहते हैं अपन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये हो गई प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसके कारण स्प्रिंग को दबाया जाता है, खींचा जाता है। ओके, अब अगर ये स्प्रिंग यहाँ जमीन से, मान लीजिए ये स्प्रिंग जो है ये जमीन है, मान लीजिए ये स्प्रिंग किसी मेज पर रखा है, ये क्या है, मेज। ठीक, और मेज से पृथ्वी तल की ऊंचाई h है। तो स्प्रिंग का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो mgh ये क्या है, ये है स्प्रिंग में गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि हम डिफाइन कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा को mgh के पदों में। ठीक, स्थितिज ऊर्जा को मान लो, यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या मान लें, यहाँ 0 मान लें, यहाँ हाइट हो गई तो mgh होगी। तो ये बात आप जानते हैं भाई, यहाँ 0 मान लें। यहाँ तो दो तरह की ऊर्जा स्प्रिंग में है, mgh और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगर यह स्प्रिंग किसी वेग से चल रहा है इधर उधर, इसमें गति है, तो इस स्प्रिंग में एक गतिज ऊर्जा भी है जो 12mv² है। जिसमें स्प्रिंग का द्रव्यमान किसका है, स्प्रिंग का है, इसका नहीं, जो लगा है, इसकी बात नहीं हो रही है।
स्प्रिंग की बात हो रही है, ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है कि सर ये है एम, ठीक, नहीं ये एम नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ इसे चलाने का एक तरीका है। ये मैं इसे हटा देता हूँ और मैं सीधे सीधे इस बल से इस स्प्रिंग को जोड़ देता हूँ। तो द्रव्यमान किसका है? स्प्रिंग का है, ठीक। प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा किस में है? स्प्रिंग में। कितनी होती है? हाफ kx² होती है। ये भी जानते हो तुम, स्प्रिंग को दबाया खींचा जाता है तो उसमें एनर्जी इतनी होती है। पृथ्वी तल से कोई ऊंचाई है स्प्रिंग की, स्थिर ऊर्जा, गुरुत्व स्थिर ऊर्जा ये होती है। चल रहा है स्प्रिंग, गतिज ऊर्जा ये होती है। 3 प्रकार की ऊर्जा मानी जाती है, ठीक। और यह 3 प्रकार की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा ही है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की स्थिर ऊर्जा है। देखो ये भी स्थिर ऊर्जा है गुरुत्व प्रभाव के कारण, और ये भी स्थिर ऊर्जा है स्प्रिंग के अपने बलों के कारण। यही तीनों ऊर्जाएं हैं, ठीक। जिन वस्तुओं पर या जिन चीज़ों पर बाहर से बल लगे होते हैं उनमें ये तीनों ऊर्जाएं होती हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि किसी द्रव्य में ये तीनों ऊर्जाएं किस प्रकार होती हैं। अब द्रव्य में कुल यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि बर्नौली के सिद्धांत को समझने के लिए हमें उन ऊर्जाओं को समझना पड़ेगा जो किसी भी द्रव्य के पास, ठीक। द्रव्य में कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप है और इसमें कोई द्रव्य बह रहा है। ऐसे इसमें कोई द्रव्य बह रहा है मान लीजिए, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा ऐसे। और यहाँ पर ये जमीन है, ये क्या है? ये है क्षैतिज तल, जहाँ पर हम स्थिर ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं। क्षैतिज तल पर हम क्या मान लेते हैं? स्थिर ऊर्जा को, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को शून्य मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई द्रव्य इसमें प्रवेश करता है जिसकी स्पीड होती है v1 और उसका थोड़ा सा ये वाला हम द्रव्यमान मान लेते हैं, क्या मानते हैं? द्रव्यमान को थोड़ा सा मास मान लेते हैं इसमें m ऐसे, ठीक। और यहाँ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं? a1। और यहाँ से ऊंचाई बिल्कुल केंद्र से, ये जो केंद्र से ऊंचाई है इसको h1 मान लेते हैं। और यही द्रव्य यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ पर जो चाल है जिस चाल से निकलता है उसे v2 मान लेते हैं, यहाँ की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं, और यहाँ क्षेत्रफल को a2 मान लेते हैं, यहाँ क्षेत्रफल को a1 मान लेते हैं, और यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान m ही मानते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि कोई ना कोई दाब है, भाई द्रव्य जो है कोई ना कोई दाब डालता है, यानी स्प्रिंग की तरह द्रव्य दबा हुआ है। तो यहाँ पर जो दाब है उस दाब को P1 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो दाब है उसे P2 मान लेते हैं, ठीक। अब ये जो सिरा है, इस सिरे को मान लेते हैं हम x, और इस सिरे को मान लेते हैं y। यदि कोई द्रव्य सिरा x से y की तरफ बहता है, अगर कोई द्रव्य सिरा x से y की तरफ बहता है ऐसे, तो हमारे पास तीनों जो ऊर्जाएं हैं, 3 टाइप की जो ऊर्जाएं हैं, वो तीनों की तीनों ऊर्जाएं किस प्रकार बदलेंगी, हमें इस बात पर विचार करना है। द्रव्य में कुल यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण हमें करके देना है, ठीक। यानी बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। बस समझना है। देखो याद करने को क्या है, याद करके लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बात समझने की, क्योंकि लागू भी करना फिर, ठीक। अब देखिए, जब कोई द्रव्य चित्रानुसार, क्या बनाया, ध्यान रहे, चित्रानुसार होना है, इसको चित्रानुसार होना है, x से
y की ओर बहता है तथा प्रवाह को धारा रेखी माना जाता है। कैसा प्रवाह है? धारा रेखी। तब A1 V1 और A2 V2, यहाँ पर हमने कहा था कि धारा रेखी प्रवाह में क्या होता है? A1 V1 A2 V2। हमने कहा था S1 V1 S2 V2। क्षेत्रफल को वहाँ S मान लिया था, यहाँ A मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब यदि A2 बड़ा है A1 से तो V1 बड़ा होगा V2 से। क्या है देख लो, अगर एरिया बढ़ गया तो चाल घटेगी। देखो, अगर यहाँ एरिया बढ़ गया तो चाल घटेगी, क्योंकि ये चीज़ बराबर है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, शांत तत्व का जो समीकरण है उसके अनुसार। ठीक। अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या लिख रहे हैं? डेल्टा के। गतिज ऊर्जा में वृद्धि को क्या लिख रहे हैं? डेल्टा के। 1/2 वृद्धि है या कमी है? गतिज ऊर्जा में कमी। देखो यहाँ पर चाल ज़्यादा है, देखो ना, तो ये हो गया कमी। ऐसे, हाँ, mv1 का स्क्वायर mv2 का स्क्वायर। देखो ये गतिज ऊर्जा में कमी है। कोई द्रव्यमान माना हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, वो किससे चला? यहाँ पर चाल कितनी है? v1 है, तो तेज चल रहा है। एरिया बढ़ा तो चाल कम हुई, तो गतिज ऊर्जा में कमी हो गई। हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक। अब दाब के कारण, दाब परिवर्तन के कारण प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में कमी, कमी क्यों होगी? सवाल ये है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में कमी क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादा तेज चलता हुआ दाब कम डालता है, तो कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होता है। क्यों? क्योंकि P2 बड़ा होगा P1 से, P2 बड़ा होगा P1 से, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ तेज चलती है वह दाब कम डालती है, जब धीरे चलती है वह दाब ज़्यादा डालती है। तो इसका मतलब यहाँ पे दाब कम होगा, यहाँ पे दाब ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डेल्टा U P2V माइनस P1V। ठीक। V क्या है? इसका आयतन है। ठीक, इसका आयतन है और इसका भी आयतन है। ये है V, आयतन। सिंपल सी बात, आयतन लगा दिया मैंने। ठीक, यानी थोड़ा सा वही आयतन है जो ये द्रव्यमान है, इसका आयतन है, बस और कुछ नहीं। अब ये चीज़ आई कैसे भाई? आयतन लिखा कैसे? इस आयतन को हमने कैसे लिखा? देखो, हम जानते हैं आयतन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और कोई थोड़ी सी दूरी आयतन होता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक, मैं इसकी बात करूँ, ये चीज़ क्या है? देखो, P2 A2 X2 और ये P1 A1 X1, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो थोड़ी सी ये दूरी है, ये वाली, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? इसे लिख सकता हूँ मैं X2। और यहाँ पे जो थोड़ी सी दूरी है, ये ले रखी है मैंने, लंबाई मान लूँ, बेलनाकार आकृति में लंबाई मान लूँ, इसको क्या मान सकता हूँ? X1। सिंपल है। तो कुल मिला के ये बन गया बल, बल हो गया F2 X2 और ये बल बन गया F1 X1। ठीक, तो बल गुणा विस्थापन या बल गुणा विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन, कुल मिला के, ठीक, क्या बन जाती है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम देखते हैं स्प्रिंग में
स्प्रिंग में कितना बल होता है, के एक्स, और थोड़ा सा विस्थापन क्या होता है, डी एक्स। तो बल गुणा थोड़ा सा विस्थापन क्या हो जाता है, कार्य, वही बन जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो कुल मिला के कार्य या स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई कि भाई ये चीज़ क्यों लिखी है, यानी दाब गुणा आयतन, दाब में परिवर्तन गुणा आयतन, क्योंकि दोनों जगह आयतन तो एक ही है, दाब में परिवर्तन हुआ। तो कुल मिला के स्थितिज प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में हो गया परिवर्तन P2 माइनस P1V, ठीक। अब इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चित्रानुसार क्या हो रहा है, दिख रहा है भाई ये ऊंचाई ज़्यादा है, ये पता लग चल रहा है कि भाई H2 बड़ा है H1 से, ये बात पता चल रही है, सिंपली चित्र ऐसा ही बना रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे देखिए वृद्धि होगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो वृद्धि होगी, ठीक। H2 बड़ा है H1 से, ऐसे तो कितनी वृद्धि होगी, तो इसे लिख देते हैं डेल्टा U और G लगा देते हैं नीचे। इस G का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो कितना कर दूं, mgH2 माइनस mgH1, ठीक। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अब मैं क्या करूंगा, तीनों मिल गए मुझे, अब मैं लिखूंगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा की हानि बराबर ऊर्जा की वृद्धि। भाई देखो यही तो होगा, अगर ऊर्जा झुकी तो रखनी है तो क्या होगा, ऊर्जा की हानि बराबर ऊर्जा की वृद्धि। जितनी ऊर्जा में हानि है उतनी ऊर्जा बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि उतनी ही ऊर्जा, टोटल ऊर्जा जो है रहनी चाहिए जो कि त्यों। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ऊर्जा की हानि और ऊर्जा की वृद्धि इसे बराबर कर देता हूँ, इस नियम पे आ जाता हूँ अपना, ठीक। अब इस नियम पे आने के बाद मैं वहाँ नीचे लिख देता हूँ इस चीज़ को, है ना, देखो ऐसे यहाँ लिखूँगा मैं। तो यहाँ देखिए ऊर्जा में कमी ये है, ये वृद्धि है, और ये भी वृद्धि है, ये वृद्धि है, ये कमी है, और ये भी वृद्धि है। दोनों वृद्धियों को मैं जोड़ता हूँ, एक वृद्धि ये है, एक वृद्धि ये है, और इसके बराबर कर देता हूँ, ठीक। तो यानी mgH2 माइनस mgH1 प्लस P2V माइनस P1V, ये है ऊर्जा में वृद्धि। देखो दो वृद्धियां हैं, ये भी ऊर्जा में वृद्धि है, दाब बढ़ा था, ये भी ऊर्जा में वृद्धि है, ऊंचाई बढ़ी थी, ये वृद्धि हो गई। कमी ये है, गतिज ऊर्जा घटी थी ना, ये कमी है, इसको इसके बराबर कर देता हूँ, हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर। ध्यान रहे ये जो बड़ा V है, बड़ा V ये किसका प्रतीक है, आयतन का, और जो छोटा V है ये किसका प्रतीक है, वेग का या चाल का। तो V में कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब आगे चलिए, आयतन से भाग करने पर, अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण को आयतन से भाग कर देने पर mgH2 माइनस mgH1 प्लस P2V माइनस P1V बराबर हाफ mv1 का वर्ग माइनस हाफ mv2 का वर्ग। सिंपल, आयतन से भाग करूंगा, V से भाग करने पर पूरी तरह, V यानी आयतन, जो भी छोटा सा आयतन माना, जो भी इस हिस्से का छोटा सा आयतन माना हुआ है तुमने, उसी से भाग कर देने पर, क्योंकि वही लगेगा, क्योंकि हमने थोड़े से मात्रा, द्रव्य की थोड़ी सी मात्रा का जो इस सिरे पर प्रवेश कर रही है, इस सिरे पर निकल रही है, वही हमने मानी है, से भाग करने पर, ठीक।
तो ये होगा देखो m/v(GH2) माइनस m/v(GH1) और P2V/V माइनस P1V/V हाफ m/v(V1)² माइनस हाफ m/v(V2)²। यह आ गया। तो द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन क्या हो गया? घनत्व हो गया। तो घनत्व लगा दिया, रो GH माइनस रो GH, ये 2 ये 1, और ये दाब हो गया P2 माइनस P1, और ये हो गया 1/2 रो V1² माइनस 1/2 रो V2²। चलिए सिंपल। अब जो 1 है, जो यहाँ पर है 1 जिसे कह रहे हैं पहला नंबर जो है प्रवेश करने वाले द्रव्य के लिए, उसे एक तरफ कर लो, और जो निकलने वाला है निर्गत होता है जो, उसको दूसरी तरफ कर लो। ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, P1 को उस तरफ, P2 को इस तरफ, तो रो GH2 प्लस P2 प्लस, देखो ये पद इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा रो V2 का वर्ग, और ये दूसरी तरफ आ जाएगा रो GH1 और P1 प्लस रो 1/2 रो V1²। ये आ गया देखो। ठीक। अब यहाँ पर तीनों प्रकार की ऊर्जाएं, ठीक, यानी रो GH, दूसरी दाब ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा। ये आगे तीनों पद सेम है देखो। तो ये हो गया नियतांक। ठीक। तो ये है बर्नौली का सिद्धांत या बर्नौली का समीकरण। ठीक। जिसमें रो क्या है? रो है घनत्व। तो कन्फ्यूजन हो जाता है, सर रो क्या लिख दिया आपने, किसका घनत्व है? बहने वाले द्रव्य का घनत्व। ठीक। ये द्रव्य का घनत्व है, सिंपल। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं बर्नौली का समीकरण। ये बर्नौली का समीकरण है, और बर्नौली का सिद्धांत, ये समीकरण ही सिद्धांत है, मान के चलिए, ऊर्जाओं के संरक्षण पर आधारित है। ठीक। तो कुल मिलाकर सामने आ गई बात कि कौन कौन सी ऊर्जा कहाँ कहाँ लगी है। तो ये जो ऊर्जा है, ये है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, mgh से आया हुआ है। ये है दाब, इसको लिखा P2 लिखा। ये है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, दाब के कारण जो द्रव्य दबा हुआ है उसके कारण। और ये है गतिज ऊर्जा, यानी जो बह रहा है, चल रहा है द्रव्य, उसके कारण। तो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का जो योग है वो क्या है? नियत है, अचर है। तो ये जो ऊर्जाएं नहीं है, बेसिकली ये दाब हैं। स्थितिज ऊर्जा के कारण देखिए दाब के मात्रक नजर आ रहे हैं, ये भी दाब है, ये भी दाब का सूत्र है, ये भी दाब पड़ेगा। तो कुल मिला के दाब के पदों में आ गया सारा का सारा मामला। लेकिन वास्तव में क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि आयतन को से भाग किया गया तो एकांक आयतन के लिए बोल गया। एकांक आयतन पर किसी द्रव्य की, किसी बहने वाले द्रव्य की, धारा रेखी प्रभाव में बहने वाले द्रव्य की तीनों ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। तीनों ऊर्जाएं यानी गुरुत्व स्थिर ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तीनों का योग अचर रहता है। अचर रहता है ये भी लिख सकते हैं, यह है चीज़ आपकी। इनको बना के लिखें, ऐसे लिखें, या फिर भाषा बना के लिख दें, भाई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऊर्जाएं जो हैं अचर रहती हैं। ये सरल है, अपने तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है कि यहाँ तक हमारा समीकरण सही तरीके से पहुँचना चाहिए। समीकरण में गलतियाँ क्या होती हैं? मान लीजिए मैंने बनाया H1 H2, H2 को मैंने H1 से बड़ा किया, यहाँ का एरिया मैंने बड़ा किया, एरिया बड़ा होने से वेग कम हो गया। इन सब चीज़ों के हिसाब से ये वृद्धि या परिवर्तन लिखे होते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ और चित्र बना लें, जो भी चित्र आप यहाँ बनाएंगे उस चित्र के अनुसार सूत्र को सिद्ध करें तो ये अपने आप आता है। मान लीजिए मैं यहाँ का एरिया बड़ा कर दूँ, यहाँ का एरिया छोटा कर दूँ, ऊंचाई यहाँ छोटी यहाँ बड़ी रखूँ, तब भी ये सूत्र यही आएगा। मुझे जो चित्र बनाया है उस चित्र के अनुसार ये सिद्ध होता है। चित्र कुछ और है, ऊर्जाओं का घटना बढ़ना चित्र के अनुसार नहीं लिखा गया तो नहीं आएगा। ये यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कुछ और आ जाएगा, ये सब उल्टा उल्टा हो जाता है। इसलिए क्या रहे कि ये चित्र पर आधारित है।
चित्र का मतलब है भौतिक स्थिति पर आधारित है। ध्यान रहे, चित्र में क्या बताई गई है? भौतिक स्थिति पर आधारित है। क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण जो है वो भौतिक स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए जो भी चित्र बनाएं उसके हिसाब से उसको सिद्ध करें। ठीक जैसा मैंने बनाया ऐसा बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया कम कर लें, ऊंचाई ज़्यादा कर लें, ये कर लें वो कर लें, चित्र पहले बनाइए उसके बाद लिखिए। सोच के लिखिए भाई गतिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, वेग बढ़ेगा घटेगा, दाब बढ़ेगा घटेगा, तो फिर इन ऊर्जाओं की वृद्धियों को ले लीजिए, हो गया। ऊर्जा वृद्धि बराबर ऊर्जा में कमी, अपने आप आ जाएगा। तो इस चित्र को बदल के अभ्यास करें, चित्र को बदल के भी अभ्यास करें कि देखो समीकरण आता है कि नहीं आता। अगर चित्र को बदलने के बाद भी आप इस समीकरण को ले आए, इसका मतलब है कि आपने बर्नौली को समझ लिया। अगर आपने इसी चित्र को रट लिया, याद कर लिया, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी बात पूरी तरह समझ में नहीं आई है। तो वीडियो को 2 बार देखो, फिर उसी तरीके से लगाओ, ऊंचाई वगैरह लो, क्षेत्रफल लो, वेग लो, फिर करके देखो। ओके, डन।